हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। लीजिए, हम लेकर आ गए हैं अनिल मोहन द्वारा लिखित देवराज चौहान सीरीज का उपन्यास मुखिया के चौथे पार्ट को। दोस्तों, हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि इस चौथे पार्ट को लाने में इतना विलंब हुआ, क्योंकि मैं कुछ बीमार भी हो गया था और हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक रामलीला होती है, उसमें भी व्यस्त हो गया था। इसीलिए चौथा पार्ट लाने में देरी हुई। देरी के लिए क्षमा। आइए शुरू करते हैं मुखिया एपिसोड 4। सूर्य की पहली किरण समुद्र की सतह पर थुलथुल करते पानी से टकराई और सुनहरी चमक फैलाती चली गई। दूर छोटे से नजर आने वाले सूर्य का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुखिया 10 मिनट पहले ही नींद से उठा था और हाथ मुंह धोकर खिड़की खोलकर वहां आ खड़ा हुआ था। नजरें सूर्य की किरणों से चमकते पीले समुद्र पर जा रही थी। मध्यम सी हवा सामने के पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट रह रहकर पैदा कर देती थी। सुबह का शांत वातावरण चिड़ियों की चहचहाहट सुनने में बहुत ही भली लग रही थी। मुखिया की निगाह किनारे के पास से समुद्र पर फिर रही थी। रात फोन करने वाले व्यक्ति ने उसे स्पष्ट कह दिया था कि अगर वो समुद्र में तैरने जाता है तो मत जाए, वरना लाश ही बाहर आएगी। जबकि समुद्र बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं था। मुखिया किनारे के पास से समुद्र के आसपास ही नजरें दौड़ा रहा था। तभी बनारसी चाय का प्याला लिए पास आ पहुंचा। मुखिया ने चाय का प्याला थामा, घूंट भरा। बनारसी, तकिए के नीचे एक थैली पड़ी है। बनारसी फौरन तकिए के नीचे से थैली ले आया। इसमें 50 लाख के हीरे हैं। कोई आएगा और वो तेरे से हीरो के बारे में पूछेगा, मांगेगा, ये उसे दे देना। बनारसी ने सिर हिलाया। वो खड़ा रहा। मुखिया घूंट भरते हुए पुनः समुद्र को देखने लगा। आप कहीं जा रहे हैं मालिक? समुद्र में जा रहा हूँ, मुखिया ने बिना पीछे देखे कहा। कोई कहता है कि वहाँ मेरी मौत है। बनारसी ने कुछ नहीं कहा, पलटकर चला गया। चंद मिनटों बाद ही मुरली वहाँ आया। बनारसी बता रहा है कि आप समुद्र में तैरने जा रहे हैं। हाँ, वहाँ आपके लिए खतरा। मैं सब जानता हूँ। मुखिया ने कॉफी का घूंट भरा और उसे देखा। तब तो आपको समुद्र में नहीं जाना चाहिए। आप कहें तो मैं कुछ आदमियों को लेकर चला जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ कैसा खतरा है, और मैं ही जाऊँगा उधर। मुरली सोच भरी नज़रों से उसे देखता रहा। जाओ, आपको खतरा लेने की क्या ज़रूरत है? मैं सब संभाल लूँगा उधर। इस बार ये मामला मैं ही देखूँगा। मुरली खड़ा रहा। किसी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? मुखिया गंभीर स्वर में बोला। ये बात बाहर कैसे गई? मुरली शांत सा खड़ा रहा। जाओ, मुखिया शांत स्वर में बोला। मैं तैरने जा रहा हूँ। तुम में से कोई भी समुद्र के पास नहीं आएगा। हो सकता है वो फोन करने वाला झूठ बोल रहा हो, एकाएक मुरली बोला। यही तो देखना है। मुखिया समुद्र में उतरता चला गया। कुछ आगे जाकर पानी में बिछ गया और तैरता हुआ आगे बढ़ा। मुखिया की पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी, परंतु कहीं खतरे जैसी बात महसूस न हुई थी। मुखिया ने छोटी सी डाई लगाई और तीर की भांति पानी के भीतर जाता चला गया। उसकी खुली आंखें समुद्र के भीतर का नजारा कर रही थी। वो जानता था कि खतरा कोई होगा तो समुद्र के नीचे से ही होगा, क्योंकि समुद्र की ऊपरी सतह दूर दूर तक बिल्कुल शांत थी। ऊपरी सतह से कोई खतरा हुआ तो उसे उसके आदमी पहले से ही देख लेंगे। सब ठीक रहा। वो पुनः पानी की सतह पर आ गया। बंगले की तरफ देखा। उसे अपने कई आदमी दिखे जो सतर्क भाव से इधर ही नजरें टिकाए हुए थे। मुखिया पानी में तैरता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। 20 मिनट से ज़्यादा हो गए थे उसे समुद्र में। मुखिया का इरादा अभी कुछ देर और पानी में रहने का था। साथ ही वो देख लेना चाहता था कि क्या सच में यहाँ उसे कोई खतरा है। आधा घंटा हो गया था उसे समुद्र में तैरते हुए। अब कुछ थकान सी हुई तो उसका इरादा वापस किनारे की तरफ जाने का बना। तो पानी में उसने पुनः डाई लगाई और तीर की भांति पानी में धंसता चला गया। साफ पानी था। पानी के भीतर दूर दूर तक का नज़ारा साफ स्पष्ट नजर आ रहा था। एकाएक मुखिया को अपने पीछे किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ। पानी की हिलती हुई मोटी सी लहर बेवजह ही उसके पास आ पहुंची थी। वो उसी पल पानी में तीव्रता से वापस घूमा। अगले ही पल मुखिया की आंखें खुली की खुली स्थिर रह गईं। मात्र 10 हाथ दूर था वो।
पीठ पर उसकी ऑक्सीजन का सिलेंडर था। आंखों पर चौड़े शीशे वाला अंडर वाटर शीशा चढ़ा रखा था। पाँवों में तैरने में सहायक रबड़ के पाँव फिक्स कर रखे थे, जो कि पानी में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सहायक होते थे। सिर पर स्किन टाइट टोपी जैसी चीज लिपटी हुई थी। उसके शरीर पर सिर्फ नीली हाफ पैंट पड़ी थी। मुखिया के पास इतना वक्त न था कि वो खुद को संभाल पाता, लेकिन मुकाबले के लिए वो खुद को तैयार कर चुका था। ये तो समझ ही गया था कि ये जो भी है उसकी जान लेने आया है, इसी से उसे खतरा है। इसने ही उसकी मौत की प्लानिंग कर रखी है। इसे पहले ही मालूम हो गया था कि वो यहाँ आने वाला है। मुखिया के देखते ही देखते वो व्यक्ति चार हाथ पर ठिठका और नीली हाफ पैंट में हाथ डालकर लंबा सा चाकू निकाला और उस पर झपट पड़ा। मुखिया ने खुद को बचाने की चेष्टा की, परंतु सफल न हो सका। वो चाकू उसकी बाह के पास कंधे में धंसता चला गया। उस व्यक्ति ने चाकू फौरन वापस खींच लिया था। दर्द की वजह से मुखिया तड़पा तो खुले मुंह में पानी भरता चला गया। सांस लेने में तकलीफ हुई। उसने उस व्यक्ति को पानी में जोरों से ठोकर मारी और तेजी से समुद्र की सतह की तरफ बढ़ा सांस लेने के लिए। उसकी ठोकर उसके ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगी थी, लेकिन खतरा सिर पर था। वो व्यक्ति पानी के नीचे से चाकू का वार किसी भी घातक जगह पर कर सकता था। चंद सेकंडों में मुखिया ने चंद गहरी सांसें ली और साथ ही निक्कर के साथ पीठ की तरफ चिपका रखा चाकू निकालकर हाथ में लिया और डाई लगाकर पुनः पानी में घुस गया। अब उसके हाथ में भी चाकू था। वो पास ही था और उसके सिर पर आ पहुंचा था। पानी में जाने में कुछ पलों की देरी हो जाती तो उसने नीचे से चाकू का वार कर देना था। अगले ही पल दोनों शेरों की भांति एक दूसरे पर झपटे। मुखिया इस बार भी चोट खा गया। चाकू उसकी कलाई पर लगा तो हाथ में थमा चाकू छूट गया। वो तड़प कर जरा पीछे हटा तो वो चाकू हाथ में थामे मुखिया पर पुनः झपटा। मुखिया ने फुर्ती से उसकी चाकू वाली कलाई को थामा और उसका चेहरा देखने के लिए ऑक्सीजन मास्क पर हाथ मारा कि उसे हटाकर आक्रमणकारी का चेहरा देख सके, परंतु ऑक्सीजन का मास्क हटाने में उसे सफलता न मिली। अलबत्ता सिलेंडर से आती ऑक्सीजन पाइप अवश्य उसके हाथ में आ गई, जो कि मास्क से जुदा हो गई। सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई। अब पानी में बराबर की लड़ाई थी। मुखिया ने उसकी चाकू वाली कलाई थाम रखी थी, जिसे छुड़ाने की चेष्टा में उसने मुखिया के पेट में ठोकर मारी, परंतु मुखिया ने उसकी कलाई न छोड़ी। अगले ही पल वो और मुखिया एक दूसरे पर झपट पड़े। वीर सिंह ने एक हाथ पैंट की जेब में डाल रखा था और दूसरे हाथ की उंगलियों में सिगरेट दबी थी। कष्ट लेते हुए वो बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। मात्र 20 कदमों की दूरी पर समंदर का किनारा था। उसने कुछ दूर देखा जहां गोपालन कुट्टी कार के पास खड़ा था। हर तरफ समुद्र की बिखरी रेत ही नजर आ रही थी। उसे अपनी तरफ देखता पाकर कुट्टी उसके पास आ पहुंचा। वामन नहीं आया अभी तक? वीर सिंह बेचैनी से बोला। कुट्टी खामोश रहा। वामन को अब तक आ जाना चाहिए था। गोपालन कुट्टी की निगाह समुद्र की तरफ उठी। यहाँ से कितनी देर का रास्ता है वहां तक का? समुद्र में 20 मिनट लगातार तैरकर वहां तक पहुंचा जा सकता है, कुट्टी ने कहा। कार से तो वहां जल्दी पहुंचा जा सकता है, 10 मिनट में। जा देख क्या वामन क्यों नहीं आया अभी तक। वहां जाना ठीक नहीं, गोपालन कुट्टी गंभीर स्वर में बोला। क्यों? उधर उसके ढेरों आदमी हैं, उधर मेरा क्या, किसी का जाना भी ठीक नहीं। वामन को गए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। वीर सिंह ठिठक कर समुद्र को देखने लगा। शायद 1 घंटा। अब तक तो उसको आ ही जाना चाहिए था। कहीं मुखिया से उसका टकराव तो नहीं हो गया? टकराव हुआ हो तो भी वामन को आ जाना चाहिए था, कुट्टी ने गंभीर स्वर में कहा। वीर सिंह की निगाह कुट्टी पर जा टिकी। मैं वामन को देखकर आता हूँ। उधर मत जाना, कुट्टी फौरन बोला। क्यों? हम नहीं जानते कि उधर की क्या पोजीशन है। वामन मुखिया को खत्म करने गया है। अगर मुखिया समुद्र में उतरता है तो उनका टकराव हुआ होगा, तो वहां मौजूद मुखिया के आदमियों से ये सब छिपा नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि उन्होंने वामन को पकड़ लिया हो या मार भी दिया हो। वीर सिंह के होंठ भिज गए। ये भी हो सकता है कि अभी कुछ भी ना हुआ हो, वामन कहीं छिपा मुखिया के समुद्र में उतरने का इंतजार कर रहा हो। वीर सिंह कुट्टी को देखता रहा, फिर सिर हिलाकर कह उठा। तुम ठीक कहते हो, इस खेल में इंतजार करना होगा। जो आगे जाएगा वो भी
वो देखो, कुट्टी के होठों से निकला। वीर सिंह की निगाह भी समुद्र में गई। कोई किनारे की तरफ आ रहा था, थका सा या घायल, जिसे पानी में तैरने में दिक्कत आ रही थी। आगे बढ़ने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। उसी पल कुट्टी ने जूते उतारे और समुद्र में भागता चला गया। अगले ही पल वो तैरता हुआ उस आते हुए व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगा। वीर सिंह पहचान चुका था कि वो वामन ही है और जिंदा है। ये महसूस करके उसे राहत मिली थी। गोपालन कुट्टी वामन को पानी में से खींचकर बाहर लाया। इस काम में वीर सिंह ने उसकी सहायता की। वामन घायल था, उसके पेट में चाकू लगने का गहरा निशान था। ये घायल है, कुट्टी के होठों से निकला। डॉक्टर के पास चलो, वीर सिंह ने वामन को दोनों बाहों में उठाते हुए कहा। वे जल्दी से कार तक पहुंचे। गोपालन कुट्टी ड्राइविंग सीट पर बैठा। वीर सिंह ने वामन को पीछे वाली सीट पर लिटाया और खुद भी बगल में बैठकर उसका सिर टांगों पर रख लिया। कुट्टी ने कार आगे बढ़ा दी थी। वामन कुछ कुछ होश में था। क्या हुआ? वीर सिंह ने पूछा। वामन के होंठ हिले। वीर सिंह उसे देखे जा रहा था। मुखिया मरा क्या? वीर सिंह ने पुनः पूछा। पता नहीं, 4 बार चाकू उसे लगा। वामन धीमे स्वर में बोला। बहुत हिम्मत वाला है वो। घायल होने पर भी उसने मेरा चाकू छीनकर पूरा मेरे पेट में डाल दिया। डॉक्टर के पास चल रहे हैं, वीर सिंह ने होंठ भींच कर कहा। तेरे को कुछ नहीं होगा। गोपालन कुट्टी अब तक कार को सड़क पर ले आया था। क्या पता मुखिया भी मर गया हो, कुट्टी ने कहा। वामन ने आंखें बंद कर ली थी। कोई जवाब न दिया उसने। वीर सिंह के चेहरे पर कठोरता थी। 30 मिनट में ही वे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में आ पहुंचे। दिन के 11 बज रहे थे। वामन को डॉक्टर ने वक्त पर संभाल लिया था। पेट का घाव भीतर तक अवश्य था, लेकिन काबू में था। ड्रेसिंग के बाद उसे दवा दे दी गई थी। अब वो एक कमरे में दवा के प्रभाव से गहरी नींद में था। वीर सिंह पास बैठा था। गोपालन कुट्टी भीतर आया। चिंता की कोई बात नहीं है, कुट्टी धीमे स्वर में बोला। डॉक्टर मेरी खास पहचान का है। वो कहता है सब ठीक है, खतरे वाली कोई बात नहीं। शाम तक इसे होश आ जाएगा। कल तक ये चलने के काबिल होगा। अगर इसे 2-3 दिन का आराम मिल जाए तो घाव जल्दी भर जाएगा। वीर सिंह ने वामन पर नजर मारी, जो नींद में गहरी गहरी सांसें ले रहा था। छाती तक लियाफ ओढ़ रखा था। ग्लूकोज की बोतल लगी हुई थी। शाम को होश आ जाएगा इसे? पक्का? हाँ, डॉक्टर कहता है अभी ये दवा की वजह से नींद में रहेगा। इस वक्त इसे गहरा आराम करने की जरूरत है। तभी नर्स ने भीतर प्रवेश किया और वामन के सिर के पास पड़े स्टूल पर बैठ गई। ग्लूकोज को चेक किया, वामन की नब्ज चेक की, फिर दोनों को देखकर बोली, आप दोनों अगर बाहर बैठ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हें आराम करने दें, पास खड़े होकर बातें न करें। वीर सिंह के चेहरे पर हिचकिचाहट उभरी। ये अब मरेगा तो नहीं? वीर सिंह ने पूछा। इन्हें कुछ नहीं होगा, नर्स मुस्कुराकर बोली। ये खतरे से बाहर हैं, इन्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। तुम इसके पास रहोगी? हाँ, रात 8 बजे तक मेरी ड्यूटी है, उसके बाद दूसरी नर्स आ जाएगी। आप इतनी फिक्र ना करें, यह अब हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब ने खास तौर से कहा है कि इसकी देखभाल में लापरवाही ना हो। कुट्टी फौरन वीर सिंह के कान में बोला। डॉक्टर को मैंने डंडा चढ़ाया था, वो इसका पूरा ध्यान रखेगा। तुम, वीर सिंह ने नर्स से कहा, दरवाजा भीतर से बंद करके बैठो, इसकी जान को खतरा है, समझ गई? नर्स ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। जब भी दरवाजा खोलो तो बाहर मौजूद आदमी की तसल्ली कर लो। मैं ऐसा ही करूंगी। वीर सिंह और कुट्टी बाहर निकले कमरे से। नर्स ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वामन की तरफ से तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए। मुझे उसकी चिंता है, वीर सिंह गंभीर स्वर में बोला। उसकी उतनी चिंता करो जितनी जरूरी हो। कुट्टी बोला, क्या तुम यहीं रहना चाहते हो? हाँ, मेरी जरूरत ना हो तो मैं जाऊं, शाम तक आ जाऊंगा, कुछ काम निपटा लूं। वीर सिंह के सिर हिलाने पर कुट्टी चला गया। वीर सिंह के पास करने को कोई काम नहीं था। वो सोफे पर जा बैठा, जहां विजिटर्स के आराम करने की सीटें थी। 1-1.5 घंटा यूं ही बीत गया। वो इस बात को लेकर उलझा था कि मुखिया जिंदा है या मर गया। बामन ने कहा था उसे 4 बार चाकू लगा था। क्या वो मर गया होगा? 2 घंटे बीत गए। दोपहर का 1 बज गया। वीर सिंह उस कमरे में पहुंचा जहां बामन था। उसके थपथपाने पर उसके बारे में पूछकर नर्स ने दरवाजा खोला। क्या कर रहा है वो?
नींद में है। शाम 5-6 बजे दवा का असर कम होगा तो उसकी नींद टूटेगी, नर्स बोली। वीर सिंह ने सिर आगे करके वामन को देखा। वामन का पेट हौले से उठ बैठ रहा था। तुम पास में ही हो? नर्स ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं बाहर हुआ हूँ, 2-4 घंटे में आ जाऊंगा। आप कहीं भी जाइए, नर्स मुस्कुराई। पेशेंट की चिंता करना हमारा काम है। वीर सिंह वहां से हटा और नर्सिंग होम के बाहर निकलता चला गया। मुखिया तैरता हुआ किनारे तक आया था। कई आदमियों की निगाह समुद्र में उस पर थी। मुरली तो समुद्र के किनारे पर आ खड़ा हुआ था। मुखिया बार बार पानी के भीतर जा रहा था और 2 बार तो उन्होंने मुखिया को बेहद क्रोध में देखा था जब वो समुद्र में उभरा था। इतना तो उन्हें समझ आ गया कि पानी में कोई है, मुखिया खतरे में है। 2-3 आदमियों ने समुद्र में जाने की चेष्टा की, परंतु मुरली ने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि मुखिया साहब ने मना कर दिया था कि कोई समुद्र में ना आए। वे सब दिल पर पत्थर रखे समुद्र की सतह को देखते रहे जिसके भीतर मुखिया किसी से मुकाबला कर रहा था। फिर जब मुखिया पानी की सतह पर नजर आया तो उनकी जान में जान आई। वो किनारे पर पहुंचा तो मुरली के साथ खड़े तीनों आदमी भी चौंके। मुखिया घायल था। उन्होंने आगे बढ़कर तुरंत मुखिया को सहारा दिया। मुखिया चलते हुए बाहर निकला। मुरली उसी पल डॉक्टर को बुलाने के लिए फोन करने लगा। 5 जगह चाकू लगा था मुखिया को। उधर, मुखिया ने भिजे स्वर में कहा, पानी में कोई है, उसे पकड़ो। ये सुनते ही 2 आदमी फौरन पानी में कूदते चले गए। 2 बार तो कंधे के पास बाह में चाकू लगा था। घाव बड़ा नहीं तो छोटा भी नहीं था। 1 बार छाती के पास हुआ था, परंतु वो भी घातक नहीं था। एक चाकू कलाई पर लगा था और 5वां पिंडली पर हुआ था, परंतु कोई भी वार घातक नहीं था। मुखिया बहुत हद तक खुद को सामान्य दर्शा रहा था और वो सामान्य था भी। वो दोनों व्यक्ति हमलावर को ढूंढने समुद्र में जा चुके थे। 2 व्यक्ति और भागते हुए आए और समुद्र में कूदते चले गए। 1 घंटे में ही मुखिया के जख्मों पर बैंडेज हो चुकी थी। सब ठीक था। मुखिया को किसी भी तरह का खतरा ना था। मुरली ने डॉक्टर को जुबान बंद रखने को कहकर चलता कर दिया। मुखिया के पास अब मुरली ही मौजूद था। मुखिया साहब, मुरली ने गंभीर स्वर में पूछा, किसने आप पर हमला किया? वो, मैं उसे नहीं देख पाया। मुखिया का स्वर शांत था, लेकिन समुद्र में वो आपके सामने। उसने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा था, चेहरा स्पष्ट नहीं था उसका। मुरली सतर्क सा खड़ा रहा। क्या वो पहले से ही पानी में था, आपका इंतजार कर? नहीं, मुखिया ने सिर हिलाया। वो मेरे पानी में जाने के आधे घंटे बाद अंडर वाटर ही मेरे पास आया था। इधर का सारा काम तुम ही देखते हो मुरली। ऐसे में तुम्हें पता होना चाहिए कि मुखिया साहब, वो जो भी था बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। मुरली दृढ़ स्वर में बोला। हमारे आदमी समुद्र में उतरे थे उसे पकड़ने के लिए, कोई नहीं मिला। मुखिया की आंखें सिकुड़ी। मैं उसे समुद्र में ही छोड़कर किनारे आ गया था। वो घायल था। घायल? हाँ, मैंने उसका ही चाकू छीनकर पूरा उसके पेट में डाल दिया था। ऐसे में वो सामान्य ढंग से फुर्ती से पानी में नहीं तैर सकता। हमारे आदमियों के हाथ उसे लग जाना चाहिए था। वो नहीं मिला। मुखिया का चेहरा सख्त हुआ। नहीं मिला तो यह हमारे आदमियों की लापरवाही है। मुरली खामोश रहा। वो चालाक और फुर्तीला भी बहुत था। एकाएक मुखिया धीमे स्वर में कह उठा, अगर मुझे पहले मालूम न होता कि मुझ पर हमला हो सकता है तो शायद वो सफल भी हो जाता, परंतु तब मैं सतर्क था। जिसने भी मुझे खबर दी थी कि मुझ पर हमला हो सकता है, सही खबर दी थी, उसी के कारण मैं बचा। मुरली चुप रहा। वो आएगा 50 लाख के हीरे लेने। वो बता सकता है कि हमला करने वाला कौन था। मुखिया ने मुरली को देखा, कहा कुछ नहीं। मैं क्या करूं? मुरली ने पूछा। तुम? तभी बनारसी दास दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मालिक, कोई आया है, मेरे को पूछ रहा है। मैं मिला तो 50 लाख के हीरों की बात की उसने। मुरली ने फौरन मुखिया को देखा। वो आपके बारे में भी जानना चाहता है कि आप कैसे हैं। उसे यहाँ ले आओ। बनारसी चला गया। मुखिया साहब, मुरली बोला, तब आपने मना कर रखा था कि समुद्र में कोई नहीं आएगा, वरना तब हमें इस बात का एहसास हो गया था कि पानी में कुछ हो रहा है। हम तब उसे आसानी से पकड़ लेते। मुखिया चुप रहा। अब जो आया है उसका क्या करना है? मुरली ने पूछा। इसे कुछ नहीं कहना है। ये मुखबिर है। हम पर विश्वास करके उसने हमें पहले ही खबर कर दी थी
कि ये होगा। ये अकेला नहीं है, उसके साथी भी हैं जो ये जानते हैं कि ये इस वक्त हमारे पास हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास कायम रखते हैं ताकि भविष्य में ये खास खबरों के साथ हमारे काम आते रहें। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, इससे मैं बात करूंगा और ये सही सलामत यहाँ से वापस जाएगा, ताकि कोई ये न कहे कि मुखिया ने जुबान देकर जान ले ली। मुरली ने सिर हिलाया। तभी बनारसी दरवाजे पर दिखा, साथ में कुट्टी था, गोपालन कुट्टी। कुट्टी ठिठका। मुरली और मुखिया की निगाह उस पर जा टिकी। कुट्टी घबराहट में डूबा दिख रहा था। तुम जाओ, मुखिया ने मुरली को देखा। मुरली फौरन पलटा और कुट्टी के पास से होता हुआ बाहर निकल गया। चलो भीतर, बनारसी ने धीमे स्वर में कुट्टी से कहा। कुट्टी आगे बढ़ा और मुखिया के बेड से 4 कदम पहले ठिठक कर हाथ जोड़े। इसे कुर्सी दो, मुखिया ने शांत स्वर में कहा। बनारसी ने फौरन कुर्सी उठाकर कुट्टी के पास रखी। कुट्टी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुमने ही मुझसे फोन पर बात की थी, मुखिया ने पूछा। कुट्टी ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। बैठ जाओ। कुट्टी फौरन बैठ गया। उसे अपनी पिंडलियों में कंपन सा महसूस हो रहा था। काफी लाओ बनारसी। बनारसी बाहर निकल गया। मुखिया के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। तुम्हारी खबर बहुत पक्की थी। आज सुबह समुद्र में तैरते वक्त मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। कुट्टी की हालत पतली थी मुखिया को इतने करीब पाकर। मुझसे घबराओ मत, डरो मत, मुखिया ने मुलायम स्वर में कहा। परंतु मुखिया के इन शब्दों से कुट्टी का डर दूर नहीं हुआ। तभी दरवाजे पर मुखिया को मुरली की झलक मिली। सावधानी के नाते वो बाहर ही खड़ा था। किसी अजनबी को वो मुखिया के पास छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मुखिया की निगाह कुट्टी पर जा टिकी। सर, कुट्टी के होठों से सूखा सा स्वर निकला। हाँ हाँ कहो। वो 50 लाख के हीरे? हाँ, अभी मिल जाएंगे। नाम क्या है तुम्हारा? कुट्टी, गोपालन कुट्टी। क्या करते हो? यूं ही इधर उधर हाथ मारकर काम चला लेता हूँ। कैसे पता चला कि कोई मेरी जान लेगा? कुछ लोग बात कर रहे थे, पता चल गया, कहते हुए कुट्टी ने निगाह नीचे ही रखी। मुखिया मुस्कुराया। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। कुट्टी की टांगें कांप उठी। मैं तुम्हें दबाव में नहीं रखूंगा कि तुम मेरी हर बात का जवाब दो। हो सकता है कि तुम इस मामले में ऐसे फंसे हो कि तुम्हारा कुछ कहना ना बनता हो। फिर भी मैं तुम्हारा धन्यवाद अदा करता हूँ कि तुम्हारी ही खबर की वजह से मैं अपनी जान बचा पाया। कुट्टी ने सिर झुकाए रखा। मुखिया ने सिगरेट सुलगाई, कस लिया। वो बेड की पुश्त से तकिए लगाकर आराम से बैठा था। उसने पुनः कस लिया। कुछ पल चुप्पी में बीत गए। कुट्टी ने घबराहट और बेचैनी से पहलू बदला। तभी बनारसी ट्रे में कॉफी का प्याला रखे वहां आ पहुंचा। कॉफी लो, मुखिया ने शांत मुस्कान के साथ कहा। कुट्टी ने तुरंत ट्रे से कॉफी का प्याला उठा लिया। वो थैली देना बनारसी। बनारसी ने फौरन अपने कपड़ों के नीचे फंसा रखी थैली निकाली। मुखिया ने इशारे से कहा कि कुट्टी को दे दे। बनारसी ने कुट्टी को थैली दे दी। कुट्टी ने कांपते हाथों से थैली पकड़ी। बनारसी बाहर निकल गया। 50 लाख के हीरे हैं इस छोटी सी थैली में, मुखिया बोला। कुट्टी ने थैली थामे धन्यवाद वाले ढंग में सिर हिला दिया। कॉफी पियो। कुट्टी ने बिना रुके फौरन कॉफी समाप्त की और उठकर प्याला दूर टेबल पर रखाया। कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, कुट्टी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। मुखिया पुनः शांत भाव में मुस्कुराया। कुट्टी पलटकर जाने लगा। सुनो। कुट्टी ठिठका, वापस पलटा, मुखिया को देखा। मुखिया ने कस लिया और चंद पल खामोश रहकर बोला, वो कौन था जिसने मुझ पर समुद्र में हमला किया? कुट्टी का दिल धड़का। वो जानता था कि इस सवाल के साथ ही उसकी जिंदगी और मौत बंधी है। चुप का मतलब था मौत, मुंह खोलने का मतलब था जीवन। सामने मुखिया था। उसने ऑक्सीजन मास्क पहन रखा था, जिसकी वजह से मैं उसे न देख पाया। मास्क को हटाने में मैं कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि सारा वक्त मैंने अपनी जान बचाने और उसे खत्म करने की कोशिश में खर्च कर दिया। मुझे यकीन है कि तुम्हें पता है कि कौन था पानी में। कुट्टी के होंठ हिले, सूखे होंठों पर जीभ फेरी। घबराओ मत, कोई नहीं जान पाएगा कि तुमने मुझे कुछ बताया है, मुखिया नर्म स्वर में बोला। बामन? कौन? मुखिया की आंखें सिकुड़ी। बामन घेवरा का आदमी है। कुट्टी के होंठों से कपकपाता सा स्वर निकला। अब कहाँ है वो? कुट्टी ने इनकार में सिर हिलाया। मैं समझा नहीं, मुखिया बोला। नहीं जानता कि वो कहाँ है। वो घायल है? पता नहीं, कहीं इलाज करा रहा होगा। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। मुखिया ने 2 पलों के लिए आंखें बंद की, फिर खोली और मुस्कुराकर बोला,
जा मुरली, मुखिया ने पुकारा। तुरंत मुरली दरवाजे की चौखट पर हाजिर हुआ। इसे बाहर तक छोड़ दो। मुरली ने सिर हिलाया। कुट्टी ने हीरों की थैली कमीज उठाकर पैंट के बीच फंसा ली थी। वीर सिंह 1 घंटे से वहां था, परंतु उसे ऐसी कोई जगह न मिल रही थी कि मुखिया के ठिकाने को बढ़िया ढंग से देख सके। पास में जाने में खतरा था। पास के तीनों मकानों में छिपे तौर पर मुखिया के आदमी मौजूद थे। कोई भी उस पर शक कर सकता था, कोई उसे पहचान सकता था। बाजार से उसने बढ़िया सी दूरबीन भी खरीदी थी कि मुनासिब जगह से वो मुखिया के ठिकाने पर नजर रखकर हालातों का पता लगा सकता है। वीर सिंह जानना चाहता था कि मुखिया की क्या हालत है। वामन के वारों से वो मरा या नहीं, या फिर घायल ही है। ये बीच की बातें वो ही बता सकता था जो बंगले में रहता हो, परंतु उसका ऐसा कोई बंदा वहां नहीं था जो बीच की खबर उसे दे पाता। समुद्र की तरफ से वो बंगले पर नजर नहीं रख सकता था। मुखिया के आदमियों ने उसे फौरन देख लेना था। उस तरफ छिपने को कोई खास जगह नहीं थी। आखिरकार वीर सिंह को काफी दूर उस मकान में जाना पड़ा जिसे बनाते बनाते अधूरा छोड़ दिया गया था। अब वो टूट फूट सा रहा था। दीवारों पर से ईंटें झड़ रही थी। वो खंडहर जैसा अकेला खड़ा था। हालांकि वो मकान मुखिया के उस बंगले से काफी दूर था। मुखिया का बंगला वहां से बेहद छोटा सा नजर आता था। वीर सिंह उस अध बने टूटते मकान की छत पर पहुंचा और एक दीवार की आड़ में नीचे बैठते हुए उसने दूरबीन निकाली और आंखों पर लगाकर मुखिया के बंगले को देखने लगा। कोई खास फायदा ना हुआ। वो जो जानना चाहता था इतनी दूर से दूरबीन के सहारे नहीं जान सकता था। दूरबीन के द्वारा उस बंगले के भीतर आते जाते व्यक्ति तो दिखाई दे रहे थे जरा जरा, परंतु बंगले की खिड़की इतनी छोटी दिखाई दे रही थी। अगर वहां मुखिया खड़ा हो जाता तो दूरबीन उसके चेहरे को न पकड़ पाती, जबकि उसे मालूम करना था कि मुखिया किस स्थिति में है। वीर सिंह ने आंखों पर से दूरबीन हटाकर हर तरफ पुनः देखा कि मुखिया के बंगले पर नजर रखने के लिए उधर पास की कोई जगह दिखाई दे जाए, परंतु ऐसी कोई जगह थी ही नहीं। वीर सिंह ने पुनः आंखों पर दूरबीन लगाकर मुखिया के बंगले को देखा। 2 व्यक्ति गेट से भीतर मुख्य दरवाजे की तरफ जा रहे थे। वीर सिंह उन्हें यूं ही देखने लगा। दूसरे ही पल अजीब सा लगा उसे लगा कि उनमें से एक आदमी को उसने देखा है। अगले ही पल वो चिहुक पड़ा। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो तो कुट्टी ने पहन रखे थे, गोपालन कुट्टी ने। वीर सिंह को लगा वो गोपालन कुट्टी ही है। मुख्य द्वार से नौकर जैसा व्यक्ति निकला तो दोनों उसके पास पहुंचकर ठिठक गए। फिर वीर सिंह को कुट्टी का चेहरा दिखा। जाने क्यों कुट्टी ने अपना चेहरा गेट की तरफ किया और धुंधला सा उसे स्पष्ट दिखा उसका चेहरा। वीर सिंह को अपने बदन पर चींटियां सी रेंगती महसूस हुई। कुट्टी मुखिया के यहाँ? गड़बड़। वीर सिंह को वामन की जान खतरे में महसूस हुई। कुट्टी डबल क्रॉस कर रहा है। कुट्टी जानता है कि वामन कहाँ है। वामन को कभी भी मुखिया के आदमी मार सकते हैं। खतरा उसे भी था, लेकिन वामन को ज्यादा था क्योंकि वो घायल था और बेहोश था। वीर सिंह ने दांत भींचे दूरबीन वहीं फेंकी और उस खंडहर नुमा मकान से निकलकर दूर छिपाकर खड़ी कर रखी उस कार की तरफ भागा जो उसने यहाँ आने के लिए सड़क से उठा ली थी। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे जब कुट्टी उस नर्सिंग होम में पहुंचा। वो उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा जिसमें वामन मौजूद था। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, पीछे से वीर सिंह की आवाज सुनाई दी, यहाँ आ जाओ। कुट्टी फौरन पलटा तो चंद कदमों के फासले पर वीर सिंह को कुर्सी पर बैठे पाया। दोनों की नजरें मिली। वीर सिंह मुस्कुराया। कुट्टी पास आया और कुर्सी पर बैठ गया। क्या हाल है वामन का? ठीक है अब। होश आया था उसे? कुट्टी ने पूछा। हाँ आया था। दवा खिला दी गई है, वो फिर सो गया। घंटा भर पहले सोया है, वीर सिंह ने लापरवाही से कहा। चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर पूरा ध्यान रखेगा वामन का। कुट्टी मुस्कुराया। तू अपना काम निपटा आया? हाँ। थका सा लग रहा है। वीर सिंह का स्वर शांत था। कल से भागदौड़ कर रहा हूँ, आराम का वक्त नहीं मिला। रात को तू आराम से सोना, मेरे साथ चल, यहाँ अपने 2 आदमी छोड़ दूंगा। कुट्टी ने कहते हुए वीर सिंह को देखा। वीर सिंह ने उसे देखा। बाहर की क्या पोजीशन है? बाहर
मुखिया का पता किया? वो किस हाल में है? वीर सिंह बोला। वक्त नहीं मिला पता करने का। अभी अपने आदमी को फोन करता हूँ, वो पता करेगा। अकेला आया है? वीर सिंह की आवाज़ में किसी तरह का भाव नहीं था। हाँ। मुखिया के आदमी साथ नहीं आए? कुट्टी के जिस्म को करंट जैसा झटका लगा। दोनों की नजरें मिली। वीर सिंह सर्द भाव में मुस्कुराया। क्यों गया था मुखिया के यहाँ? कुट्टी चुप। क्या बताया उसे? गोपालन कुट्टी की आंखों में डर चमका। कब से मुखिया के पांव दबा रहा है? वीर सिंह की आवाज बेहद शांत थी। कुट्टी की टांगों में कंपन हुआ। माल घेवरा का खाता है और झंडा मुखिया का फहराता है। ये तो गलत बात है कुट्टी। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है मुखिया को। तो क्या बताया? तो तू खुद सोच। अगर मैंने मुखिया को कुछ बताया होता तो वामन क्या उस पर वार करने में सफल होता? ये बात तो ठीक बोलता है। एकाएक वीर सिंह ने सिर हिलाया। और अगर मैंने मुखिया को कुछ बताया होता तो अब यहाँ मुखिया के आदमी होते। ये बात भी तू ठीक बोलता है। वीर सिंह ने पुनः सिर हिलाया। अगर मैंने मुखिया को कुछ बताया होता, मेरे मन में मैल होता, तो अब क्या मैं तेरे पास आता? ये बात भी तू ठीक बोलता है। कहते हुए वीर सिंह उठा। चल बाहर चलते हैं। बाहर किधर? वो बैठा रहा। चाय पीते हैं कहीं। वामन के पास नर्स है, वो उसकी अच्छी देखभाल कर रही है। ना चाहते हुए भी कुट्टी उठा और उसके साथ चल पड़ा। तूने बताया नहीं कि मुखिया के पास तू क्यों गया था? वीर सिंह ने दोस्ताना लहजे में पूछा। मुखिया से मिलने नहीं गया था मैं। तो उधर खाना बनाने का काम करता है बनारसी, उससे काम था। कुट्टी बेचैनी से बोला। वीर सिंह समझ गया कि गोपालन कुट्टी सफेद झूठ बोल रहा है। उससे क्या काम था? उसकी रिश्तेदार लड़की है, मुझे अच्छी लगती है, उससे शादी करना चाहता हूँ, पटाने गया था। डबल झूठ। तेरे को पता नहीं था कि उधर मुखिया है? पता था, पक्का पता था। तो क्यों गया? सोचा ये भी पता चल जाएगा कि मुखिया मरा कि जिंदा है। दोनों नर्सिंग होम से बाहर निकले। सामने सड़क पर दाईं तरफ चाय वाला था। वे सड़क पार करते हुए उस तरफ बढ़े। कुट्टी सिर से पांव तक व्याकुल नजर आ रहा था। जब मैंने तेरे से पूछा कि मुखिया किस हाल में है तो तूने कहा आदमी भेजता हूँ, पता करवाता हूँ। कुट्टी ने होठों पर जीभ फेरी। चुप क्यों हो गया? मैं घबरा गया था। क्यों? सोचा तुम जरूर पूछोगे कि मैं मुखिया के यहाँ क्यों गया। मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। तेरे को बता देना चाहिए कि तू उधर जाता रहता है। फिर क्या होता? तेरे को रिवाल्वर थमाकर उधर भेजते कि मुखिया को गोली मार दे। वीर सिंह की आवाज शांत थी। वे चाय वाले के पास पहुंचे। इस वक्त वो खाली बैठा था और उसके जाने का वक्त हो रहा था। उन्होंने चाय के लिए बोला और 8 कदम दूर पड़े बेंच पर बैठ गए। अंधेरा घिरना शुरू हो गया था। सामने सड़क पर से ट्रैफिक निकल रहा था। कुट्टी के चेहरे पर परेशानी थी। मुझे बुलाना मत भूलना। वीर सिंह सड़क पर जाती एक बस को देखता हुआ बोला। किधर बुलाना? जब उस लड़की के साथ शादी करे। प्रेजेंट लेकर आऊंगा तगड़ा। वीर सिंह मुस्कुराया। कुट्टी ने पहलू बदला। वीर सिंह ने सिगरेट सुलगा ली। अब काम की बात करते हैं कुट्टी। काम की बात? कुट्टी ने वीर सिंह के चेहरे पर नजर मारी। तभी कुट्टी को अपनी कमर में रिवाल्वर की नाल छूटी महसूस हुई। कुट्टी चीखों उठा। सीधा बैठा रहे। कुट्टी के चेहरे का रंग फक हो गया। आंखों के सामने मौत नाची। अंधेरा हो जाने की वजह से पास से निकलते लोग भी नहीं देख पा रहे थे कि इधर क्या हो रहा है। दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसी सिगरेट से कस लिया वीर सिंह ने। मुखिया से क्या रिश्ता है तेरा? कुट्टी चुप। गोली मारूं? मैंने उसे बताया था कि अगर वो पानी में तैरने जाएगा तो उस पर हमला होगा। कुट्टी जल्दी से बोला। वीर सिंह के दांत भिज गए। तो तूने उसको पहले सावधान कर दिया, तभी वो वामन के वारों से बच गया। जिंदा है अभी वो। कुट्टी को लगा वो मरने जा रहा है। इस हराम जदगी के बदले तेरे को मुखिया से क्या मिला? 50 लाख के हीरे। वीर सिंह की आंखों में दरिंदगी के भाव उभरे। तभी चाय वाला गिलासों में चाय डालकर कह उठा। साहब जी चाय। वहीं रहने दो, खुद ले लेंगे। वीर सिंह का स्वर शांत था। कुछ पल चुप्पी में निकल गए। गोपालन कुट्टी की हालत खराब हो रही थी। हीरे कहाँ हैं? मेरे पास।
पैंट की कमर में थैली फंसा रखी। मुझे दे। कुट्टी ने कांपते हाथों से थैली निकाली और उसे थमा दी। वीर सिंह ने थैली लेकर कमीज के भीतर डाली। मैं जाऊं? कुट्टी सूखे स्वर में बोला। फिर कभी मुखिया से बात नहीं करूंगा, गलती हो गई। मैं जानता हूं तू कभी मुखिया से अब बात नहीं कर पाएगा। मौत के भय से कुट्टी का पूरा शरीर कांप उठा। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे को गोली मारने जा रहा हूं अब। शोर होगा, कुट्टी सूखे स्वर में बोला। सब तेरे को देख लेंगे। वामन सामने नर्सिंग होम में वामन इस वक्त दूसरे नर्सिंग होम में डॉक्टरों की देखरेख में है। दोपहर में जब मैंने तेरे को मुखिया के बंगले पर जाते देखा तो तभी मैंने वामन को यहाँ से हटा दिया था। वीर सिंह ने शांत स्वर में कहा और ट्रिगर दबा दिया। फायर का तेज धमाका हुआ। गोली कुट्टी की कमर में इधर से घुसी और उधर से निकल गई। वीर सिंह उठा और रिवॉल्वर जेब में डालते हुए आगे बढ़ गया। चाय वाला हक्का बक्का सा बैठा रह गया। उसकी समझ में कुछ ना आया था। आसपास के लोग तो समझ ही ना पाए कि धमाका किधर से हुआ। वीर सिंह अंधेरे में आगे बढ़ता नजरों से ओझल हो गया था। चाय वाला हड़बड़ाकर उठा और बेंच पर बैठे कुट्टी के पास पहुंचा। साहब जी, उसने पुकारते हुए कुट्टी के कंधे को छुआ। कुट्टी का शरीर हिलते ही बेंच से नीचे जा गिरा था। रात डिनर के बाद मुखिया नींद लेने की सोच रहा था कि मुरली वहां पहुंचा। अब कैसी तबीयत है मुखिया साहब? ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। मुखिया ने उसे देखा। वापसी कल की है? नहीं, परसों चलेंगे यहाँ से। जिसने खबर दी थी हमको, जो दोपहर में आया था, उसे गोली मार दी गई है, मुरली ने कहा। मुखिया की निगाह मुरली पर जा टिकी, फिर सिर हिलाया। ठीक हुआ उसके साथ, वो वामन का ही साथी था। मुझे खबर देकर पैसे लेने के लालच ने उसकी जान ले ली, मुखिया बोला। मैंने उसके बारे में सब जान लिया है। वो अपने दो साथियों के साथ घेवरा के लिए काम करता था। अब इधर आपके खिलाफ वामन और वीर सिंह के साथ काम कर रहा था कि आपको खबर देकर उसने उनके साथ गद्दारी कर ली। मुझे उसकी मौत का कोई अफसोस नहीं। पैसे के पीछे भागने वाले ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। मुरली बाहर निकल गया। मुखिया ने मोबाइल फोन उठाया और नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर गंभीरता थी। वो समुद्र की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास पहुंचकर चंद्रमा की रोशनी में चमकते समुद्र को देखने लगा था। उधर बेल हुई, फिर कानों में घेवरा की आवाज पड़ी। हेलो, कैसा है घेवरा? मुखिया? घेवरा का सतर्क स्वर कानों में पड़ा। कैसे फोन किया? ये बताने के लिए कि वामन सफल नहीं हो सका। मुखिया की आवाज में किसी तरह का भाव नहीं था। सफल नहीं हो सका? 4-5 जगह मुझे चाकू अवश्य लगा, लेकिन कोई भी बार गंभीर नहीं रहा। मैं ठीक हूँ। तेरा मतलब कि वामन ने तेरे को चाकू मारे? सब जानता है तू। कसम से मुझे नहीं पता। वामन से बात हुए बहुत वक्त हो गया। मेरे को पूछकर उसने तेरे को नहीं मारा। बहुत गलत किया है वामन ने। मैं अभी उस हरामी से बात करता। अभी वो बात करने के काबिल नहीं होगा घेवरा। पूरा का पूरा चाकू उसके पेट में धंस गया था। शायद जिंदा ही ना हो वो, लेकिन बात करने के काबिल नहीं होगा। मुखिया कह रहा था, हम में बात हुई थी कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, साथ ही दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। वो बात अभी भी तय है। वामन ने यह काम मेरी इजाजत के बिना किया है। मैं बात करूंगा उससे। दौराजी को जब ये बात पता चलेगी तो वो गुस्से में आ जाएगा। दौराजी को तू रोकना मुखिया। हम में झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं बात करता हूँ वामन से। उसने जो गलती की है वो गलती दोबारा नहीं करेगा। पता नहीं कैसे उसने ये गलती कर दी। मुखिया ने फोन बंद किया और बेड की पुश्त पर रख दिया। मुखिया तीसरे दिन मुंबई पहुंचा। उसके घाव बहुत बेहतर थे। चलने फिरने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। दवा अभी भी बराबर ले रहा था। अपने काम सामान्य रूप से करने लगा था। दौराजी एक दिन पहले ही मुंबई से बाहर गया था। मुखिया ने विक्टर को फोन किया। देवराज चौहान और जगमोहन की क्या पोजीशन है? बहुत अच्छी सर। वो सब कुछ सीख चुके हैं जो मैं उन्हें सिखाना चाहता था। दोनों फ्री हैं। मैं उन्हें काम के लिए कब इस्तेमाल कर सकता हूँ? कल से सर। क्या वो अंतरिक्ष में
उस अनजाने ग्रह पर जाने के लिए बिल्कुल फिट है? मुखिया ने स्पष्ट पूछा। यस सर। अंतरिक्ष यान के बारे में वो ठीक से समझ चुके हैं? जी हाँ। यान की थोड़ी बहुत खराबी भी अब वो ठीक कर सकते हैं। यान को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी नज़रों में वो दोनों अंतरिक्ष में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गुड। मैं कल पहुंचूंगा, मुखिया ने कहा और फोन बंद कर दिया। वीर सिंह को 2-3 दिन बाद घेवरा का फोन आया। कहाँ हो तुम दोनों? तमिलनाडु में, वीर सिंह संभले स्वर में बोला। मुझे बताया नहीं कि वामन घायल है? घेवरा की आवाज़ कानों में पड़ी। अब ठीक है घेवरा साहब, बहुत बेहतर है, चलने फिरने लगा है। एक आध दिन में हम मुंबई पहुंच जाएंगे। मुखिया का फोन आया था मुझे उसी रात। वो वामन की शिकायत कर रहा था। तब मुझे तुम दोनों पर गुस्सा आया कि वो शिकायत करने के काबिल क्यों रहा, खत्म क्यों ना किया उसे। अपना एक आदमी गद्दारी कर गया। मुखिया को उसने पहले ही हमले की खबर कर दी। कौन है वो? गोपालन कुट्टी, वीर सिंह ने दांत भींच कर कहा। अब शांत है, मुखबरी करने के काबिल नहीं रहा। गद्दारी की सजा एक ही है। घेवरा का खतरनाक स्वर कानों में पड़ा। मुखिया के बारे में क्या सोचा? 2 बार वो बच गया, शायद तीसरी बार ना बचे। जल्दी करो, इतनी देर लगाओगे तो बाकी के काम कौन करेगा? दौराजी की धमकी दे रहा था मुखिया। बाप बेटे की ताकत बहुत ज्यादा है। इनके खत्म होने पर ही मुझे चैन मिलेगा और मैं आगे कुछ कर सकूंगा। इसके साथ ही घेवरा ने फोन बंद कर दिया था। 2 दिन बाद मुखिया उसी जगह पर देवराज चौहान और जगमोहन के सामने बैठा था। आधा घंटा लगातार उस ग्रह के बारे में उसने फिर सब कुछ बताया था। मैं चाहता हूं कि तुम ये सब बातें याद रखो। उस ग्रह पर पहुंचकर कुछ भूल न जाओ। भूलने का मतलब है कि कहीं भी खतरा आकर जान ले सकता है। मुखिया गंभीर स्वर में बोला। उस ग्रह पर कोई भी तुम लोगों की सहायता नहीं करेगा। दीपक मल्होत्रा भी इसी वजह से मारा गया कि उसे कोई सहायता नहीं मिली। वो इसलिए मारा गया कि उसका यान खराब हो गया था। खतरे के वक्त वो वापस नहीं आ सका। जगमोहन बोला। कुछ भी कहो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि दीपक को मैंने खो दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कह उठा। तुम्हें वो डायरी चाहिए जो मरते वक्त दीपक लिख रहा था? हाँ, उस डायरी में उसने ग्रह की भीतरी बातों के बारे में लिखा था जिन्हें वो जान चुका था। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ क्या होता है, वहाँ कैसे खतरे हैं, ताकि दोबारा जब अपने आदमी वहाँ भेजूं तो उन खतरों से निपटने की पूरी तैयारी करके जाए। उस जगह की मुझे कोई जानकारी नहीं, तो वहाँ मैं अपनी हुकूमत कैसे कायम कर सकूंगा? उस डायरी के पास कैमरा भी होगा जिसमें उसने वहाँ की कई अहम तस्वीरें ले रखी हैं। तुम दोनों को उधर कोई खास काम नहीं करना है, जाना है और वो डायरी कैमरा ले आना है। देवराज चौहान और जगमोहन मुखिया को देखते रहे। कैमरे की तस्वीरें वहां की जलवायु के हिसाब से खराब भी हो सकती हैं। खराब हो चुकी हैं वो तस्वीरें तो ये हमारी किस्मत। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है कि वहां जाना है और डायरी कैमरा ले आना है, देवराज चौहान ने कहा। वहां हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये काम जोखिम भरा है। हाँ, मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा। वहां तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जो थोड़ा बहुत उस ग्रह के बारे में जान पाया हूँ उस हिसाब से तुम दोनों को समझा देता हूँ कि वहाँ अंतरिक्ष यान कहाँ उतरेगा और वह पहाड़ किस तरफ पड़ते हैं जिधर दीपक खो में छिप गया था और वहीं मर गया। कितनी दूर है वहां से पहाड़? ज्यादा दूर नहीं है, 30-40 मिनट लगते होंगे या 1 घंटा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो बादल कौन से रंग के मौजूद होंगे? देवराज चौहान ने पूछा। इस बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा। फिर तो हमारा यान सुनहरी बादलों में फंसकर तबाह हो सकता है। वहां की जमीन पर पांव रखने से पहले ही हम मर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। मैं इधर प्रयोगशाला में बैठा इस बात का ध्यान रखूंगा कि वहां सुनहरी बादल छाए हों तो यान उनसे दूर रहे। क्या करोगे? यान उस ग्रह के गिर्द मंडराता रहेगा। जब हरे रंग वाले बादल आएंगे तो उन्हें ही पार करता हुआ अंतरिक्ष यान उस ग्रह की धरती पर उतरेगा। हरे रंग के बादल सुरक्षित हैं, मुखिया ने कहा। उस ग्रह के बारे में कई बातें अभी तुम लोगों को समझानी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग वहां जाओगे
और ज़्यादा जानकारी के साथ लौटोगे। मुझे यकीन है कि अगली बार मैं उस ग्रह पर कदम रख पाऊंगा। 3 दिन बाद मुंबई में वीर सिंह और दलाल उसी जगह पर पुनः मिले। दलाल अपनी पुरानी ड्रेस में ही था। काली पैंट, चेक वाली शर्ट, बड़ी सेव, बिखरे बाल, लापरवाही से भरा नजर आता था वो, लेकिन वो सतर्क था। वीर सिंह ने सिगरेट सुलगाई। तूने बैंकॉक वाली खबर ठीक दी थी और तमिलनाडु की खबर भी ठीक थी, वीर सिंह बोला। दलाल की नजरें वीर सिंह पर टिकी रहीं। वीर सिंह चुप कर गया था। लगता है काम बना नहीं, आखिरकार दलाल बोला। बन जाता अगर हमारा आदमी मुखबिरी न करता, मुखिया को पहले ही सतर्क न कर देता। ओह, मुखिया को 4-5 जगह चाकू लगा, लेकिन सब ठीक रहा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। दलाल उसे देखता रहा। तू एक बार और खबर ला, वीर सिंह बोला। कठिन काम है, दलाल गंभीर स्वर में बोला। जो पैसे कहेगा मिल जाएंगे। पैसे की बात नहीं, बार बार खबर लाना खतरे से भरा है, ये मजाक नहीं है। वीर सिंह ने कस लिया और शांत स्वर में कह उठा, मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूँ, एक बार फिर पक्की खबर ला। वीर सिंह के चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए। उसके बाद कोई खबर नहीं लाऊंगा मुखिया के बारे में। बार बार ये सब नहीं चलने वाला, वो मुझे मार देंगे। ठीक है, वीर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। पहले की तरह खबर पक्की और ठीक होनी चाहिए। हाँ, दलाल सोच भरे स्वर में बोला। मुखिया से वास्ता रखता, मेरा ये काम आखिरी होगा। 25 लाख लूंगा, हाथों हाथ मिलेगा। पैसे की तू फिक्र ना कर। कब खबर करेगा? काम होते ही। मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा, वीर सिंह ने कहा और दूर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। दलाल वहीं खड़ा गंभीर निगाहों से वीर सिंह को तब तक देखता रहा जब तक कि वो कार में बैठकर नजरों से ओझल न हो गया। वो जानता था कि मुखिया के बारे में बार बार नरोत्तम को छेड़ना ठीक नहीं। ऐसी खबरें पाने के लिए नरोत्तम भी फंस सकता है, बात खुल सकती है, तब वो भी फंसेगा। कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। दलाल पार्किंग में खड़ी अपनी कार में बैठा सोचता रहा कुछ देर, फिर फोन निकालकर नरोत्तम का नंबर मिलाने लगा। क्यों फोन किया? नरोत्तम का स्वर उसके कानों में पड़ा। वो ही काम है, मरेगा तू साले कुत्ते, तेरी गर्दन काट दूंगा मैं। नरोत्तम दांत भींचकर गुर्राया। दलाल खामोश रहा। तेरे को खबर है तमिलनाडु में मुखिया पर जानलेवा हमला हुआ? नरोत्तम की आवाज आई। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, दलाल गंभीर स्वर में बोला। तूने तमिलनाडु के लिए मुझसे खबर ली थी? वो तो मैंने अपनी पार्टी को। तू मरेगा दलाल, अब दोबारा मुझे फोन मत करना, वरना सिर्फ एक बार और वैसी ही पक्की खबर चाहिए, दलाल ने शांत स्वर में कहा। कभी नहीं, तू एक बार। नरोत्तम, तू मुखिया के पीछे क्यों पड़ा है? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो धंधा कर रहा हूँ। तू इस तरह बार बार मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। नरोत्तम का कठोर स्वर उसके कानों में पड़ा। तू आखिरी बार मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे को नेगेटिव्स दे दूंगा उस तस्वीर के। कुछ चुप्पी के बाद नरोत्तम की आवाज आई। अगर अपनी जुबान से पीछे हटा तो तू पहले नेगेटिव लेना, फिर खबर देना। ठीक है, करूंगा तेरे को फोन। पांचवें दिन मुखिया ने देवराज चौहान और जगमोहन को अंतरिक्ष यान में बिठाकर उस अनजान ग्रह की तरफ रवाना कर दिया। उसके बाद मुखिया अपने 4 असिस्टेंटों के साथ ऐसे कमरे में बंद हो गया जिस कमरे को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसमें बिजली का सामान डालकर उसे जोरों से हिला दिया हो, सामान गुड़मुड़ हो गया हो, ऐसा ही नजर आता था वो कमरा। जगह जगह बिजली की तारें और स्विच या ऐसी ही चीजें नजर आ रही थी। ठीक सामने 8 स्क्रीनें चमकती नजर आ रही थी, जिनमें से इस वक्त 5 पर दृश्य नजर आ रहा था। 3 स्क्रीनें ऑफ थीं। चमकती स्क्रीनों पर सौर मंडल के मध्यम से नज़ारे दिखाई दे रहे थे। किसी स्क्रीन पर तारे तो किसी पर आवारा घूमते ग्रह नजर आ रहे थे। 2 स्क्रीनों पर वो अंतरिक्ष यान जाता दिखाई दे रहा था। एक स्क्रीन पर यान में मौजूद देवराज चौहान और जगमोहन दिखाई दे रहे थे।
मुखिया ऐसे बोर्ड के पास कुर्सी पर बैठा था जिस पर ढेरों स्विच और प्लग लगे नजर आ रहे थे। अलग अलग रंगों वाले इंडिकेटर रोशन थे। उसी बोर्ड पर 6x4 की स्क्रीन लगी थी जो कि रोशन थी। मुखिया के हाथ उन स्विचों से खेल रहे थे और छोटी स्क्रीन पर अजीब अजीब तरह की लाइनें उभरने लगती। मुखिया की निगाह उस स्क्रीन पर ही टिकी हुई थी। 5 लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी वहां सन्नाटा छाया हुआ था। उन 5 में विक्टर भी था। टेम्परेचर, एकाएक मुखिया ने पूछा। नॉर्मल, पास ही बैठे व्यक्ति ने अपने सामने के बोर्ड को देखते हुए कहा। स्पीड, फुल। दिशा, जेड एंगल। मुखिया ने एक तरफ रखा हेडफोन उठाया और सिर पर लगा लिया। फिर उसकी उंगलियां बोर्ड पर लगे स्विचों से खेलने लगी। एकाएक बोला, देवराज चौहान। स्क्रीन पर देवराज चौहान हिलता दिखा। तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? मुखिया बोला। हाँ। देवराज चौहान की आवाज़ हेडफोन के जरिए मुखिया के कानों में पड़ी। कैसा महसूस कर रहे हो तुम? सब ठीक लग रहा है। और जगमोहन तुम? मैं भी ठीक हूँ। बातें करते हुए मुखिया और अन्यों की निगाह उस स्क्रीन पर थी जहां देवराज चौहान और जगमोहन नजर आ रहे थे। दोनों उस वक्त कुर्सियों पर बैठे हुए थे और सामने स्क्रीन पर इस वक्त मुखिया के नजर आते चेहरे को देख रहे थे। किसी तरह की घबराहट हो रही है? नहीं। कोई डर? नहीं, हमें सब ठीक लग रहा है। पास की खिड़की से बाहर क्या नजर आ रहा है? देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह यान के एक तरफ एयर टाइट खिड़की की तरफ गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अधिकतर चमकते सितारे नजर आ रहे हैं या फिर यूं ही इधर उधर डोलते चट्टानों के टुकड़े। कभी कभी गिरता हुआ उल्का पिंड जैसा कुछ नजर आता है। ये शुरुआती दौर है। अंतरिक्ष में जितना भीतर जाते जाओगे उतने ही अजीब दृश्य देखने को मिलेंगे। मुखिया बोला। हमारा सफर कितनी देर का है? ज्यादा लंबा नहीं है। इस वक्त वो ग्रह पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है। अभी तुम दोनों का सफर शुरू हुआ है। बेहतर होगा कि खुद को वहां के हालातों के लिए पक्का करो। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि उस ग्रह पर तुम दोनों को कोई खतरा नहीं आएगा। ऐसा कुछ होगा तो तुम लोग निपट लोगे। मैंने सही लोगों का चुनाव किया है। हवा देता है, जगमोहन बोला। मैं सच कह रहा हूँ। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि शायद हम वापस ही ना आ सकें। ऐसी अशुभ बातें मत कहो। अगर वापस आ गए तो मालूम है तुमने मुझे कितनी दौलत देनी है। याद है मुझे। जो कहता हूँ वो पूरा अवश्य करता हूँ। इस बारे में निश्चिंत रहो। तभी देवराज चौहान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। इस यान को कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत नहीं। अभी ज़रूरत नहीं। सारी कंट्रोलिंग हमने अपने हाथों में ले रखी है। ओह, जो हम देख सकते हैं वो तुम नहीं देख सकते। हमने इस यान का रास्ता अंतरिक्ष में तय कर रखा है। रास्ते में कोई खतरा नहीं आएगा। वक्त आने पर अंतरिक्ष में भटकती कुछ चट्टानें इस यान से टकरा सकती हैं, परंतु उन चट्टानों से हम यान को बचाते हुए ले जाएंगे। सो मत जाना, जगमोहन की आवाज़ आई। मुखिया मुस्कुरा पड़ा। फिक्र मत करो, हम 5 हैं। हमें तब तक नींद नहीं आएगी जब तक कि तुम वापस ना आ जाओ। तुम्हें हमारी चिंता है? बहुत। अब तुम दोनों पर ही मेरे भविष्य की योजनाओं की नींव टिकी है। कुछ पल उन लोगों के बीच चुप्पी रही। हमें लग ही नहीं रहा कि हम किसी उड़ती चीज के भीतर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा होगा कि किसी कमरे में बैठे हो। हाँ, मुझे यकीन है कि उस ग्रह की धरती पर उतरने तक तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं आएगी। तभी वहां बैठा एक व्यक्ति बोर्ड पर व्यस्त छोटी स्क्रीन पर नजर आती तरंगों को देखकर कह उठा, सर, करीब आधे घंटे बाद यान एक उल्का पिंड से टकरा सकता है। ये क्या कह रहा है? जगमोहन का तेज स्वर मुखिया के कानों में पड़ा। अंतरिक्ष में ऐसे खतरे आते रहते हैं, मामूली बात है ये। तेरे लिए इसलिए मामूली बात है कि तू यान में नहीं है। यान अगर उल्का पिंड से टकरा गया तो मरेंगे हम ही। मुखिया के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। मैं तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सफर आसानी से कटेगा। लेकिन तुम तो, मैं फिर बात करूंगा, अभी मुझे काम है। लेकिन वो उल्का पिंड, उसी के सिलसिले में काम है। कहने के साथ ही मुखिया ने स्विच ऑफ किया और हेडफोन उतारकर उस व्यक्ति के पास गए जिसने उल्का पिंड के बारे में बताया था। कितना बड़ा है उल्का पिंड? वो खतरनाक है, बड़ा है। किस कोण पर है? 40-52 पर।
मुखिया कुछ पलों तक छोटी स्क्रीन पर उठती लहरों को देखता रहा, फिर बोला, यान को 2-6 की दिशा में ले लो और नोट करो तब क्या पोजीशन रहेगी। दलाल, वीर सिंह फोन पर बात कर रहा था। आज 6 दिन हो गए हैं, काम चल रहा है। दलाल की आवाज आई। और कितने दिन लगेंगे? कह नहीं सकता। मुखिया कई दिनों से अज्ञातवास पर है, उसकी किसी को कोई खबर नहीं है। 2 पल चुप रहकर वीर सिंह बोला, कहीं मुखिया के जख्म तो नहीं बिगड़ गए, वो इलाज करा रहा हो? इस बारे में मेरे पास कोई खबर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि यह खबर दबाकर रखी गई हो। दलाल का सोच भरा स्वर वीर सिंह के कानों में पड़ा। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। अज्ञातवास में जाने से पहले एक दिन मुखिया सबके सामने ठीक ठाक नजर आया है। मेरे ख्याल में जैसे वो अक्सर कहीं चला जाता है वैसे ही अब गया है। कोई खबर नहीं कि वो किधर है। नहीं, मेरा काम जल्दी पूरा करो। कहने के साथ ही वीर सिंह ने फोन बंद किया। सामने बैठा बामन उसे देख रहा था। मुखिया का कुछ पता नहीं, वीर सिंह बोला। आखिर वो चला कहाँ जाता है? बामन ने आंखें सिकोड़ी। जवाब में वीर सिंह कंधे उचकाकर रह गया। बामन की हालत अब ठीक थी। पेट में लगे चाकू का जख्म अब भर गया था। थोड़ी बहुत कसर थी, वो 2-3 दिन में ठीक हो जानी थी। अगर कुट्टी उसे पहले सावधान न करता तो मुखिया ने उसी दिन मर जाना था। बामन ने झुंझलाकर कहा, कुट्टी ने सारा काम खराब कर दिया। मुझे तो उस पर जरा भी शक नहीं हुआ कि वो डबल क्रॉस कर रहा है। धोखेबाज के बारे में तब पता चलता है जब धोखा हो जाता है। हरामी कहीं का। मर गया है वो, अब उसे कुछ मत कहे। 50 लाख में बिका था ना? हाँ। कुत्ता कहीं का। मुखिया को बचाने की कीमत सिर्फ 50 लाख? कुट्टी को 50 लाख की ही जरूरत होगी, वीर सिंह कड़वे स्वर में बोला। वामन खा जाने वाली निगाहों से वीर सिंह को देखता रहा। दलाल कब बताएगा? लगा हुआ है काम पर। वो कैसे पता करता है मुखिया के बारे में? मैं इस बारे में उससे नहीं पूछता, वो बताएगा भी नहीं, रिश्ता बिगड़ेगा। साले को बोल जल्दी कर। कह दिया है। उसके बस में होता तो वो मुखिया को डिब्बे में बंद करके हमारे हवाले कर देता। दलाल मरेगा किसी दिन। खतरनाक कामों में हाथ डालता है, कोई मार देगा इसे। मरने से पहले हमारा काम पूरा कर जाए। वीर सिंह मुस्कुराया। फिर उसकी मौत की हमें परवाह नहीं। दलाल ने नरोत्तम को फोन किया। बात हुई। तूने 2 दिन से फोन नहीं किया? दलाल ने छूटते ही पूछा। फोन करने की कोई बात नहीं थी। नरोत्तम की आवाज कानों में पड़ी। मेरा काम भूल गया क्या तू? याद है, मुखिया की कोई खबर नहीं है। वो बिना बताए जाने कहाँ गया हुआ है। इस तरह वो अक्सर चला जाता है। पार्टी परेशान हो रही है, बार बार मुझे फोन कर रही है, तो मैं क्या करूं? काम जल्दी कर। दलाल के होंठ भिज गए। मुझे तेरे से ज़्यादा जल्दी है कि तेरे से नेगेटिव ले सकूं। मुखिया नज़र नहीं आता तो मैं क्या करूं? साले गुस्सा मत चढ़ा। नरोत्तम की आवाज़ नहीं आई। दौराजी कहाँ है? होगा कहीं। वो तो हर वक्त जहाज पर सवार रहता है, कभी इधर जाता है तो कभी उधर। कहीं बाप बेटे इकट्ठे ना हो। उनका इकट्ठा होना कठिन है। बाप बेटे की आदतें मिलती नहीं। एक ही बात पर दोनों कभी सहमत नहीं हुए। 93 का आंकड़ा है दोनों के बीच। ऐसा ही है। एक बात बताएगा क्या? तेरी पार्टी कौन है जो मुखिया के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? मैं नहीं जानता। सुना है तमिलनाडु में मुखिया घायल हुआ, किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया। अच्छा, तेरे से सुनी ये खबर? समझा। तू पार्टी का नाम नहीं बताएगा। नेगेटिव के बारे में सोच। मिलना चाहिए मुझे, वरना मैं किसी बात की परवाह नहीं करूंगा, नरोत्तम ने धमकी भरे स्वर में कहा। तू मुझे मेरे काम की खबर दे और अपना नेगेटिव ले। नेगेटिव पहले लूंगा, खबर फिर दूंगा। इतना विश्वास है मुझे तुझ पर। जल्दी फोन करना, देर की तो पार्टी को सीधा तेरा एड्रेस दे दूंगा, कहकर दलाल ने फोन बंद कर दिया था। अंतरिक्ष यान तेजी से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ा जा रहा था। 5 दिन और बीत गए। मुखिया उन चारों व्यक्तियों के साथ
अपना अधिकतर समय कंट्रोल रूम में ही बिताता था। वे यान पर पूरी तरह नजरें रखे हुए थे। किसी भी तरह से वो लापरवाह नहीं होना चाहते थे। वे बारी बारी 4-4 घंटों का आराम करते थे। देवराज चौहान और जगमोहन से उन्होंने बराबर संपर्क बनाया हुआ था। मुखिया ने देवराज चौहान और जगमोहन से बात की। कैसा लग रहा है? बुरा। जगमोहन का स्वर हेडफोन के जरिए कानों में पड़ा। बोरियत हो रही है। जब उस ग्रह पर पहुंच जाओगे तो बोरियत दूर हो जाएगी। कितना वक्त और लगेगा? 6 दिन और लगेंगे। सफर शुरू हुए कितना वक्त बीत चुका है? 6-7 दिन ही, यानी कि आधा सफर तय हुआ है, मुखिया ने बताया। ओह, यान किस स्पीड से जा रहा है? फुल स्पीड। यान की गति आंखें भी नहीं पकड़ सकती। ओह, इतनी ज़्यादा स्पीड रखना खतरनाक हो सकता है। अंतरिक्ष की कोई छोटी सी चीज भी यान से टकरा गई तो यान क्षतिग्रस्त तो हो सकता है। जगमोहन के होठों से निकला। तुम ठीक कहते हो, परंतु हमारी निगाहें अंतरिक्ष यान पर ही हैं। हर तरफ नजर है हमारी। अभी तक जाने कितने खतरों से यान को बचाया है। आगे भी इसी तरह होगा, मुखिया ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तभी देवराज चौहान बोला, ट्रांसलेटर कहाँ है? मुखिया के कुछ कहने से पहले ही जगमोहन कह उठा, मेरे पास है। कितने हैं कुल? देवराज चौहान ने पूछा। 5 पीस, जगमोहन ने बताया। मुखिया कह उठा, माचिस के आकार का ट्रांसलेटर गले में डालने वाली स्टील की चेन में फिट है, जैसे कि लॉकेट। सबसे बेहतर रास्ता है कि ट्रांसलेटर को गले में माला की तरह पहन लो। इस तरह सामने वाले की बात ट्रांसलेटर से निकलकर स्पष्ट सुनाई देगी और तुम लोगों की आवाज़ भी ट्रांसलेटर से निकलकर सामने वाले को स्पष्ट सुनाई देगी। देवराज चौहान का सहमति से हिलता सिर दिखाई दिया स्क्रीन पर। ट्रांसलेटर को हाथ में पकड़कर भी बात कर सकते हो, मुखिया पुनः बोला। जेब में या किसी बंद जगह रखने से ट्रांसलेटर ठीक तरह काम नहीं करेगा। उसमें से निकलने वाली आवाज़ें न तो तुम लोगों को स्पष्ट सुनाई देंगी और न ही सामने वाले को। ऐसे में सामने वाले की अजनबी भाषा भी नहीं समझी जा सकती है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे, देवराज चौहान ने कहा। जब तक उस ग्रह के लोगों की बातचीत भाषा नहीं समझ आएगी कि वे क्या कह रहे हैं, तब तक उनके बारे में कुछ भी नहीं समझा जा सकता। हो सकता है तुम लोगों को ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही ना पड़े, उन लोगों से सामना ही ना हो। पहाड़ की खो तुम लोगों को मिल जाए और वहाँ पड़े दीपक के कंकाल के पास मौजूद डायरी और कैमरा ले आओ। 2 पलों की चुप्पी के बाद देवराज चौहान की गंभीर आवाज़ आई, हम वहाँ के बारे में और भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तभी पास बैठे जगमोहन ने टोका, क्यों नई मुसीबत गले में डालते हो? मुखिया सोच भरे स्वर में कह उठा, इसके लिए तुम दोनों को भारी खतरे से जूझना होगा। क्या मालूम फिर क्या हो, जबकि मैं वो डायरी पा लेना चाहता हूँ जिस पर दीपक ने उस ग्रह का काफ़ी ज़्यादा हाल लिखा है। चिंता मत करो, देवराज चौहान ने यूं ही बात की है। जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। खतरों में पड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी वापस आकर तुमसे वो तयशुदा रकम ले लेना चाहता हूँ। कुछ चुप्पी के बाद मुखिया गंभीरता से कह उठा, देवराज चौहान, मैं चाहता हूँ कि ग्रह के बारे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि ज़्यादा के लालच में थोड़ी जानकारी भी गंवा दूँ। इसलिए मैं यही राय दूंगा कि तुम दोनों उस ग्रह पर कोई खतरा मोल ना लेकर दीपक मल्होत्रा वाली डायरी ही ले आओ। अगर बाद में तुम दोनों की दिलचस्पी उस ग्रह पर जाने की होगी तो तुम्हें दोबारा भी वहां भेजा जा सकता है। तब तुम दोनों वहां कुछ भी करने को आज़ाद हो। मेहरबानी, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। बार बार हमें मुसीबत मोल लेने की आदत नहीं है। सब ठीक रहा तो हम दीपक वाली वो डायरी लेकर अभी वापस आ रहे हैं। दोबारा इस रास्ते पर आने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मुखिया के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। तुम दोनों सफ़र का आनंद लो, मुखिया बोला। अभी मुझे ढेरों काम करने हैं। कहने के साथ ही मुखिया ने स्विच ऑफ किया और सिर से हेडफोन उतारकर एक तरफ रखा। मुखिया के चेहरे पर थकावट स्पष्ट नजर आ रही थी। उसने एक स्क्रीन पर निगाह मारी जहां अंतरिक्ष यान सितारों के करीब लगता तेजी से जा रहा था। मुखिया कई पलों तक चुप सा खड़ा रहा। फिर विक्टर से बोला, तुम मेरे साथ आओ। विक्टर के साथ मुखिया उस कमरे से बाहर निकला। दोनों ठिठके। विक्टर, यान को उस ग्रह पर उतारने में अभी करीब 6 दिन बाकी हैं। यस सर, विक्टर ने सिर हिलाया। मैं 3-4 दिन का आराम चाहता हूँ। कई दिन इसी कुर्सी पर बिता दिए।
आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं सर। अचानक विक्टर मुस्कुराया। यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूंगा। अंतरिक्ष यान खतरे में पड़ सकता है, कुछ नहीं होगा, उसके लिए मैं हूं सर, मुझ पर विश्वास रखें। मुखिया ने विक्टर को सोच भरे अंदाज में देखा। लगता है आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। विश्वास है, अगर तुम कहो तो मुझे यहाँ रुकने में कोई ऐतराज नहीं। मैं अंतरिक्ष यान को हर हाल में सुरक्षित चाहता हूँ। देवराज चौहान और जगमोहन का मिशन सफल देखना चाहता हूँ। बेशक आप यहाँ रुकें या ना रुकें, विक्टर बोला, मेरी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ, 3 दिन बाद आऊँगा। इस बीच तुम मुझसे संपर्क बनाए रहोगे। यस सर। मुखिया वहां से अपने ठिकाने पर पहुंचा। गुलेरी को बुलाया, जो कि उनके दाएं हाथ की तरह था। नमस्कार मुखिया साहब, 45 वर्षीय गुलेरी ने उसके सामने पहुंचते ही कहा। मुखिया ने उसे देखकर सिर हिलाया, फिर पूछा, दौराजी कहाँ हैं? नींद में है, रात को देर से लौटे हैं, गुलेरी ने कहा। कोई और खास बात? ठीक चल रहा है, गुलेरी बोला। घेवरा के बारे में कोई नई खबर है क्या? घेवरा के और हमारे आदमियों के बीच जो छुटपुट लड़ाइयाँ हो जाती थी वो अब नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कि घेवरा ने अपने आदमियों को पीछे हटा लिया है, गुलेरी ने सोच भरे स्वर में कहा। एक बार घेवरा के आदमी हमारे आदमियों के सामने पड़े, परंतु वे खामोश रहे, झगड़ा नहीं किया। मुखिया के होंठ सिकुड़े। कुछ पल चुप्पी रही। मुखिया साहब, गुलेरी बोला, कुछ दिन पहले आप घायल हुए थे। मुखिया ने उसे देखा। वो सब कैसे हुआ? किसने किया था आप पर हमला? गुलेरी की आंखों में कठोरता उभरी। मुखिया कुछ पल चुप रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। दौराजी अपने बेडरूम में है? जी। मुखिया बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और कमरे से निकलकर गैलरी में आगे बढ़ गया। ये शानदार बंगले का भीतरी हिस्सा था। एक आध नौकर के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ शांति थी। कुछ देर बाद मुखिया एक बंद दरवाजे पर ठिठका। दरवाजे के बीचों बीच पीतल की 0 से 9 तक के अक्षरों वाली प्लेट लगी हुई थी। मुखिया ने क्रमवार 4 अलग अलग नंबर दबाए तो दरवाजे का लॉक खुलने की हल्की सी आवाज़ उभरी। मुखिया ने हैंडल दबाकर दरवाज़ा धकेला और भीतर प्रवेश करके दरवाज़ा छोड़ दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होता लॉक हो गया। सजा हुआ शानदार बेडरूम था। बीचों बीच किंग साइज के डबल बेड पर अंडरवियर पहने दौराजी गहरी नींद में डूबा हुआ था। एसी ने कमरा ठंडा किया हुआ था। मुखिया ने दौराजी को देखा, फिर एक तरफ मौजूद कुर्सी खींचकर बेड के पास लाया और कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगाई कि तभी दौराजी ने आंखें खोल दी। दोनों की नज़रें मिली। आप कैसे हैं पापा? ठीक हूँ, तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। सच में नहीं है। दौराजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, फिर उठकर बैठ गया। उसके 15 बरस के चेहरे पर नींद की छाप थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों बाद उसने नींद ली हो। मैं अपने अंतरिक्ष अभियान में सफल होने जा रहा हूँ, मुखिया ने कस लेकर कहा। ओह, कैसे? देवराज चौहान और जगमोहन को मैंने यान में उस ग्रह की तरफ रवाना कर दिया है। वो दोनों काबिल इंसान हैं और वे जाने को मान गए। हाँ, इसके लिए उनके और मेरे बीच बहुत बड़ी रकम तय हुई है, मुखिया ने कहा। आपने रकम दे दी? दे भी देता, लेकिन उन्होंने कहा कि आकर वे रकम लेंगे, मुखिया बोला। उस ग्रह से वे दीपक मल्होत्रा वाली डायरी तलाश करके लाएंगे। मैंने उन्हें समझा दिया है कि वो कहाँ हो सकती है। वो डायरी मेरे हाथ में लगते ही मैं उस ग्रह की भी सारी जानकारियां हासिल कर लूँगा कि वो लोग क्या हैं और वहाँ क्या क्या होता है। दौराजी सोच भरी निगाहों से मुखिया को देखता रहा। हम बहुत जल्दी उस ग्रह के मालिक बन जाएंगे, मुखिया मुस्कुराया। क्या यह आसान होगा? आसान तो नहीं होगा, मुखिया गहरी सांस लेकर पुनः मुस्कुराया, लेकिन असंभव भी नहीं है। अब तक जो भी कोशिश की है मैंने, वो सफल ही रही है और आगे भी सफल ही होगी। पापा, मुझे आपके इन प्रोग्रामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। होनी चाहिए। मैं एक बड़ा काम कर रहा हूँ। मेरी नज़रों में तो आप वक्त और पैसा खराब कर रहे हैं, दौराजी ने कहा। मुखिया मुस्कुरा पड़ा। जब नतीजा सामने आएगा तो तब तुम्हें मेरी मेहनत का एहसास होगा। अभी तुम समझ नहीं पा रहे। दौराजी कुछ नहीं बोला। हो सकता है अगली बार हम दोनों ही उस ग्रह पर चलें। क्यों? उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए। वहाँ के लोग हमें क्यों अपने ग्रह पर कब्जा करने देंगे?
वो तो हमें दीपक की डायरी हाथ लग जाए तभी तुम्हारी बात का जवाब दे सकूंगा। जितनी दौलत आपने इस काम में लगाई है उतनी में तो हम नया शहर बसा सकते थे। ठीक कहते हो बेटे, शहर जरूर बसेगा, लेकिन यहाँ नहीं, दूसरे ग्रह पर। दौराजी के चेहरे पर लापरवाही के भाव उभरे। घेवरा से मिला था मैं बैंकॉक में, मुखिया ने एकाएक कहा। दौराजी की नज़रें मुखिया पर जा टिकी। वहाँ उसके और मेरे बीच में बात तय हुई थी कि हम दोनों झगड़ा बंद करके समझौते की तरफ बढ़ेंगे। दौराजी का पूरा ध्यान मुखिया की बात पर था, लेकिन घेवरा चालबाजी कर रहा है। छोटे झगड़े तो उसने बंद कर दिए, परंतु मुझे खत्म करने के लिए उसने आदमी दौड़ा रखे हैं। कुछ दिन पहले तमिलनाडु में वामन ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। दौराजी फौरन सीधा होकर बैठ गया। 4-5 जगह मुझे चाकू लगा, लेकिन कोई भी वार घातक नहीं रहा। मैं बच गया। मैंने वो ही चाकू छीनकर वामन के पेट में घोंप दिया, लेकिन मेरी तरह वो भी किस्मत वाला निकला, मरा नहीं। मरा होता तो खबर आ गई होती। दौराजी के दांत भिज गए। साथ में वीर सिंह भी था। मुखिया बोला, पूरी बात बताओ पापा। मुखिया ने सारी बात सिलसिलेवार बताई। दौराजी का चेहरा सख्त पड़ गया। इसका मतलब घेवरा हर हालत में आपको खत्म कर देना चाहता है। हाँ, मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा। घेवरा के हमले को मैंने पहले कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब घेवरा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दौराजी के मासूम चेहरे पर कठोरता छाई रही। गुलेरी को समझाकर घेवरा को खत्म करने का काम उसके हवाले कर दो। पापा, आप घेवरा बचेगा नहीं। उसने आप पर जानलेवा हमला कराया है। जुबान देकर जान लेता है। जल्दी में कोई काम नहीं करना है। आप चिंता मत करें पापा, घेवरा का काम अब मैं संभाल लूँगा। दौराजी खतरनाक स्वर में बोला। वामन और वीर सिंह भी जिंदा नहीं रहने चाहिए। घेवरा की मौत की खबर सुनते ही वो अपनी जान बचाने के लिए जगह ढूंढेंगे। दौराजी दांत पीसकर कह उठा, मैं तो पहले ही आपसे कहता था कि घेवरा हमारे लिए परेशानी बनेगा, उसे खत्म कर देना चाहिए, परंतु आपने मुझे रोक दिया। पहले हम सावधानी के नाते घेवरा को खत्म करते, लेकिन अब उसे दुश्मन के नाते खत्म करेंगे। इस तरह काम करने में फर्क आ जाता है दौराजी। पहले उसे मारकर खुद को चोर समझते, अब मारकर शांति मिलेगी। दौराजी ने मुखिया को देखा, फिर कह उठा, दुश्मन तो दुश्मन होता है, पहले मार दो उसे या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुखिया ने दौराजी को देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। मुझे तुम्हारी भी चिंता रहती है, पता नहीं कब कौन तुम्हें खत्म। मेरी फिक्र न करो पापा, मैं सांपों को अपने आसपास नहीं रहने देता। आप इस बात का इंतजार करते हैं कि पहला वार दुश्मन करे, और मैं दुश्मन को पहला वार करने का मौका ही नहीं देता। आपके और मेरे ख्यालात जरा भी नहीं मिलते, लेकिन हम दोनों ही सफलतापूर्वक अपने काम निपटा रहे हैं। मुखिया दौराजी को देखता रहा। घेवरा ज़्यादा दिन सलामत नहीं रहेगा पापा, मैं वादा करता हूँ। मैं 2-3 दिन आराम करने जा रहा हूँ फार्म हाउस पर। बीते दिनों लगातार काम करके थकान सी महसूस करने लगा हूँ। तुम जब भी मुझसे बात करना चाहो मोबाइल फ़ोन पर बात कर सकते हो। श्योर पापा। मुखिया दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हेलो, गुलेरी ने बेल होने पर रिसीवर उठाया। गुलेरी, मैं नरोत्तम। हाँ, मुखिया साहब से कब मुलाकात हो सकेगी? धंधे की बात करनी है और हिसाब भी देना है। गुलेरी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। गुलेरी, उधर से नरोत्तम की आवाज़ आई, किधर गुम हो गया तू? तभी गुलेरी को सामने मुखिया आता दिखा। लाइन पे रह, अभी बात कराता हूँ, गुलेरी नरोत्तम से बोला। गुलेरी की निगाह पास आते मुखिया पर पड़ी। मुखिया ने उसकी निगाहों को पहचान लिया था। क्या बात है? पास आते मुखिया ने पूछा। नरोत्तम, आपसे मिलना, गुलेरी ने कहना चाहा। अगर वो 1.5 घंटे के भीतर आ सकता है तो आ जाए, मुखिया ने कहा और आगे बढ़ गया। गुलेरी ने यही शब्द फ़ोन पर दोहरा दिए। उधर से नरोत्तम ने गुलेरी से कहा कि वो पहुंच रहा है। मुखिया उस ऑफिस नुमा कमरे में था जब नरोत्तम वहां पहुंचा। मैं 2-3 दिन से आपसे बात करने की चेष्टा कर रहा था, नरोत्तम मुस्कुराकर बोला, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। यही पता चला कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं। हाँ, मुखिया उसे बैठने का इशारा करता कह उठा, आज ही वापस आया हूँ। नरोत्तम बैठा और हाथ में पकड़ी डायरी को खोलकर खास 2 पन्ने मुखिया के सामने किए।
ये पेमेंट है जो हमें मिल चुकी है। मुखिया ने वो डायरी लेकर उन पन्नों पर नजर मारी। कम है ये, मुखिया के होठों से निकला। मेरे हिसाब से 30-35% कम पेमेंट है ये। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, नरोत्तम गर्दन हिलाकर कह उठा। इसमें 28 करोड़ की पेमेंट कम है। कनाडा से अब्राहिम ने 16 करोड़ की पेमेंट ये कहकर रोक ली है कि उसे माल कम दिया गया है। माल कम है? क्या माल कम था? मुखिया ने पूछा। जी नहीं, पिछली बार भी ड्रग्स टोनी ने भेजी थी और इस बार भी। टोनी कभी भी माल कम नहीं भेजता। ऐसा होता तो ऐसी शिकायत अन्यों ने भी की होती, नरोत्तम कह उठा। अब्राहिम कितनी पेमेंट देने की बात कहता है? 10 करोड़। बेईमानी कर रहा है वो, लेकिन उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जो पेमेंट वो दे रहा है वो ले लो और दोबारा कभी भी उसे माल नहीं भेजना। हम बेईमान लोगों से धंधा नहीं करते। जी, इधर रोहित ने 12 करोड़ की पेमेंट रोक रखी है। क्या वजह है? कहता है नुकसान हुआ है, हाथ तंग चल रहा है। मुखिया चंद पल खामोश रहकर कह उठा। पहले कभी रोहित से गड़बड़ नहीं हुई? नहीं, डीलिंग बढ़िया रही है। कोई बात नहीं, उसे कुछ भी नहीं कहना है। उसे कहो जब हाथ खुला हो जाए तो तब पेमेंट दे दे। वक्त तय कर लेना, बेशक बीच बीच में पार्ट पेमेंट देता रहे। मुखिया ने शांत स्वर में कहा। रोहित से सख्ती करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। पेमेंट होती तो वो अवश्य दे देता। सख्ती करेंगे तो मन मुटाव होगा, पैसा तो जाएगा ही, रिश्ता भी खराब होगा। धंधे को धंधे के हिसाब से करना चाहिए, हर जगह डंडा नहीं चलता। नरोत्तम ने सिर हिला दिया, फिर बोला। पाकिस्तान से 80 करोड़ की ड्रग्स भेज रहा है अब्दुल्ला। समस्या क्या है? 3 महीने पहले भी उसने 80 करोड़ की ड्रग्स भेजी थी। अब्दुल्ला ने कहा था कि माल 1 नंबर का होगा, लेकिन क्वालिटी घटिया निकली। हमें आगे से नुकसान उठाना पड़ा था। अब्दुल्ला से बात की थी? हाँ, लेकिन वो यही कहता रहा कि उसने बढ़िया किस्म का माल भेजा है, नरोत्तम बोला। जबकि जो गड़बड़ पिछली बार हुई वो इस बार भी हो सकती है। मुखिया ने सिगरेट सुलगाई, कस लिया। अब्दुल्ला का माल आने दो, पेमेंट लटका देना। पहले माल चेक करो, माल घटिया हो तो उसे पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं। गलती एक बार हो सकती है, दूसरी बार भी वैसा ही होता है तो उसे गलती नहीं माना जाएगा, हेरा फेरी कहा जाएगा। जी, नरोत्तम ने सिर हिलाया। पाकिस्तान से 2 बार नसीम आकर मुलाकात कर चुका है। वो चाहता है कि उससे ड्रग्स लें, बढ़िया माल देने का वादा करता है और भाव अब्दुल्ला से कम है। नसीम को आजमा सकते हो, मुखिया बोला। बहुत अच्छा, नरोत्तम सोच भरे स्वर में बोला। कल पिंटो आ रहा है मॉरिशस से, वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। 6 महीने पहले आपने पिंटो को फ़ोन पर कहा था कि दोबारा जब वो आएगा तो आप उसके साथ लंच करेंगे। यह बात पिंटो ने ही मुझसे कही है। इन दिनों मैं व्यस्त चल रहा हूँ, आज ही कहीं जा रहा हूँ। पिंटो को मेरी तरफ से सॉरी कहना। जी, कोई और बात? खास नहीं, कुछ पुलिस वालों से परेशानी है जो। इस बारे में गुलेरी से बात कर लेना, वो ठीक कर देगा। नरोत्तम इजाज़त लेकर मुखिया के पास से चला गया। इसके 10 मिनट पश्चात ही बाहर निकलते ही नरोत्तम ने दलाल को फ़ोन किया। एक खबर है, नरोत्तम फ़ोन पर दलाल से बोला। पकड़ सकता है तो पकड़ ले। बोल। मुखिया आज ही कहीं से आया है और आज ही कहीं जा भी रहा है, नरोत्तम ने कहा। किधर जा रहा है? पता होता तो तेरे को खबर पकड़ने को क्यों कहता? किसने बताया तेरे को? मुखिया ने, अभी मिला हूँ उससे। फालतू सवाल मत पूछ। अब किधर है मुखिया? नरोत्तम ने बताकर कहा। इस जगह से कभी भी रवाना हो सकता है मुखिया। वैसे फौरन उसका कहीं जाने का इरादा नहीं लग रहा था। समझ गया, तूने मेरे को नेगेटिव देना है। खबर पकड़ी गई तो नेगेटिव जरूर दूंगा। कान खोलकर सुन ले दलाल, नरोत्तम कठोर स्वर में कह उठा। मेरे से हेरा फेरी बहुत महंगी पड़ेगी। जितना दबाव तेरा सह सकता था सह लिया, अब तूने पंगा खड़ा किया तो विश्वास कर, मैं बेकार में झगड़ा खड़ा नहीं करता। ये मजबूरी रही कि तेरे पे दबाव डालना पड़ा। नरोत्तम ने फोन बंद कर दिया। 1.5 घंटे की नींद लेने के पश्चात मुखिया रवाना हुआ। 2 लोगों के साथ वो काले शीशे वाली लंबी कार पर निकला था। एक आदमी कार ड्राइव कर रहा था, दूसरा उसकी बगल में बैठा था। पीछे वाली सीट पर मुखिया मौजूद था।
दोपहर के 2:30 बज रहे थे तब। मुखिया के चेहरे पर तसल्ली के भाव थे। सब काम ठीक तरह चल रहे थे और आगे भी ठीक ही रहना था। उसके भेजे अंतरिक्ष यान में देवराज चौहान और जगमोहन ने उस ग्रह पर पहुंचकर दीपक की वो डायरी ले आनी थी जिस पर उसने उस ग्रह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दर्ज की थी। उस जानकारी को जानने समझने के बाद सोचा जा सकता था कि वो कैसे उस ग्रह का मालिक बने। मुखिया को अब अंडरवर्ल्ड से जुड़े सारे काम बेकार जैसे लग रहे थे। मन में यही इच्छा थी कि वो जल्द से जल्द उस ग्रह का मालिक बन जाए। इस बात से वो अनजान था कि ठिकाने से बाहर निकलते ही उसका पीछा करना शुरू हो गया था। रात के 10 बजे दलाल के फ़ोन की बेल बजी। हेलो, उसने बात की। हम उसका पीछा करने में सफल रहे। आवाज़ कानों में पड़ी। दलाल एकाएक सतर्क दिखा। वो रेस्टोरेंट में डिनर ले रहा था। कहाँ गया है वो? फार्म हाउस पर। कहने के साथ ही उधर से बताया गया कि फार्म हाउस कहाँ पर है। तुम वहीं पर हो? हाँ, लेकिन मेरे यहाँ रुकने की ज़रूरत क्या है? मुखिया का क्या इरादा लगता है कि वो वहाँ रहेगा? हाँ, उसका निकलने का इरादा नहीं है। इस वक्त तो वैसे भी वहाँ गहरा अंधेरा घिरा पड़ा है। ठीक है, तुम आ जाओ, तुम्हारा काम खत्म। पेमेंट कल अपना 25,000 ले जाना, कहकर दलाल ने फ़ोन बंद किया। फिर वीर सिंह को फ़ोन किया। तुरंत ही बात हो गई वीर सिंह से। काम हो गया तुम्हारा। कहाँ है मुखिया? दलाल ने फार्म हाउस का पता बताकर कहा। 4 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के। अब तुम जानो या तुम्हारा काम। इसके बाद मैं मुखिया के सिलसिले में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुखिया का जो आदमी मेरे काम आ रहा है उसने अब काम करने के लिए मना कर दिया है। उस पर दबाव डालूंगा तो वो मेरे से झगड़ा कर लेगा। उधर से वीर सिंह ने फ़ोन बंद कर दिया था। बामन अब पूरी तरह ठीक था। सब काम सामान्य ढंग से हो रहा था। पेट पर चाकू का घाव भर चुका था। उसे कोई परेशानी न थी। वामन के मन में सिर्फ एक ही बात रह रहकर आती कि उस सुबह अगर समुद्र के पानी में मुखिया पर एक भी घातक वार कर देता तो आज मुखिया जिंदा न होता। परंतु कुट्टी की दगाबाजी की वजह से मुखिया पहले से ही मुकाबले के लिए तैयार था। यही वजह थी कि उस पर घातक वार न हो सका था। वामन मन ही मन पक्का इरादा कर चुका था कि अब की बार मुखिया के सामने पड़ा तो फैसला करके ही रहेगा। या तो वो जिंदा रहेगा या मुखिया। मुखिया की तरफ ध्यान जाते ही वामन परेशान हो उठता था कि हाथ लगकर भी वो बच गया। लेकिन वो ये भी जानता था कि मुखिया को ख़त्म करना आसान नहीं। जितना उसने कर दिया था वो भी बड़ी बात थी। वीर सिंह उनके पास पहुंचा। मुखिया का पता लगा है। कहाँ है? मुंबई से दूर फार्म हाउस पर। शाम को ही वहाँ पहुँचा है, वीर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। दलाल ने बताया? हाँ। बैठ, वामन ने संयत भाव से कहा। वीर सिंह बैठा। किधर है वो फार्म हाउस? वीर सिंह ने बताया। साथ में कितने लोग हैं? पता नहीं, पता लगा। वीर सिंह ने दलाल को फ़ोन करके उससे बात की। उसके साथ कितने लोग हैं? नहीं मालूम। मालूम हो सकता है? कोशिश करता हूँ। दलाल का सोच भरा स्वर वीर सिंह के कान में पड़ा। 10 मिनट बाद दलाल का फ़ोन आया। 11 लोग तो हैं ही, दलाल कह रहा था, जिनमें से 5 वहाँ के नौकर हैं। मतलब कि 5 दादा लोग हैं उधर। 5 तो हैं ही, खबर पक्की नहीं है, 20 भी हो सकते हैं। समझ गया, कहकर वीर सिंह ने फ़ोन बंद किया। 11 लोग हैं दलाल की खबर के मुताबिक। उनमें से 5 दादा लोग हैं, लेकिन उसका कहना है कि इस बारे में उसके पास कोई भी खबर पक्की नहीं है। बामन ने होंठ सिकोड़े, फिर सिर हिलाकर कड़वे स्वर में कह उठा। तैयारी कर चलने की। इधर मुखिया के पास चलते हैं। 10 आदमी भी साथ ले लेना। ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात बना दूंगा। तो दोस्तों, आज का यह सफ़र यही समाप्त होता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पुराने सदस्य हैं वे तो हैं ही, जो नए सदस्य इस चैनल को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वे भी इसे शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं मुखिया के 5वें एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। कहानी में मज़ा आ रहा है कि नहीं, यह भी आप कमेंट में लिखकर बताएं। और नरेशन के